एक औरत घबराई हुई ऊपर आसमान की तरफ देखती है और जो नजारा वहां था वो किसी भी आम इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक अजीब आकार वाला उड़नयान जिसके नीचे से कई लंबी लंबी टेंटेकल्स लटक रही थीं और उसका सिर, उसमें एक गोल सांस लेने वाला मुंह था। यह कोई उड़न जहाज नहीं बल्कि उड़ने वाला एलियन जीव था। औरत डर के मारे चीखने लगी। उसने कहा, इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो सब बहुत अजीब है। अब कहानी चलती है एक हफ्ते पहले की ओर। अन्ना, जो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़कर दूर पश्चिम की ओर सुकून ढूंढने निकली थी, रास्ते में रेडियो से एक अजीब सी न्यूज सुनाई देती है। दक्षिण के कई शहरों में एक साथ बिजली चली गई है। कहा जा रहा था कि शायद यह किसी बाहरी अंतरिक्षीय चुंबकीय प्रभाव का नतीजा है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली कहानियां देखी हैं तो शायद आप समझ गए होंगे, ये सब उस स्पेस स्टेशन पर हुए पार्टिकल कॉलिजन एक्सपेरिमेंट का असर था। लेकिन उस वक्त अन्ना ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जब बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो वो कुछ सेकंड के लिए अनमनी हो गई। उसी वक्त उसकी गाड़ी एक जबरदस्त एक्सीडेंट का शिकार हो गई और वो सड़क से नीचे गिर गई। जब अन्ना को होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया जहां उसकी दाईं टांग एक मोटी जंजीर से बंधी हुई थी। अन्ना की पहली सोच यही थी कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उसने जंजीर छुड़ाने की कोशिश की लेकिन जंजीर टस से मस नहीं हुई। उसने देखा कि उसका मोबाइल और सामान जरा दूर पड़ा है तो अन्ना ने पत्तियों की एक डंडी तोड़ी और उससे फोन को अपनी तरफ खींचने लगी। मगर उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वहां नेटवर्क का एक भी बार नहीं है। उसी वक्त भारी लोहे का दरवाजा खुलता है और एक दाढ़ी वाला बड़ा सा आदमी अंदर आता है। वो अन्ना से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो अपनी जेब से चाबी निकालकर नीचे रख देता है और फिर मदद के लिए उसे एक बैसाखी भी थमा देता है। अन्ना चाबी से जंजीर खोलती है और बिना ज्यादा सोचे बैसाखी के सहारे भागने की कोशिश करती है। मगर कमरे का बाहर वाला दरवाजा अब भी बंद था। तब अन्ना को एक रिस्की आइडिया सूझता है। वो बैसाखी के नुकीले सिरे को वेंट में डालती है और फिर वहीं आग लगा देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। जब दाढ़ी वाला आदमी वापस आता है तो अन्ना मौका देखकर बैसाखी उठा लेती है और फिर, लेकिन अन्ना की चाल नाकाम हो जाती है। सामने वाले ने एक तेज मूवमेंट में उस पर ट्रैंक्विलाइजर स्प्रे कर दिया। जब अन्ना दोबारा होश में आई तो वही दाढ़ी वाला आदमी यानी माइक, जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, इस बार उसके सामने खुलकर सारी बातें करता है। माइक बताता है कि एक हफ्ते पहले जब अन्ना का एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं उसे बचाकर यहां लाया था। उसने अन्ना को जंजीर से इसलिए बांधा ताकि वो उठते ही बाहर भाग न जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पूरी धरती पर एलियंस ने हमला कर दिया है और हवा में जहर घुल चुका है। यह किला ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। मगर अन्ना उसकी इन बातों पर कैसे यकीन कर लेती। वो जिद करती है कि उसे अपने परिवार को कॉल करना है। माइक बिना हिचक जवाब देता है, अब कोई कॉल करने को बचा ही नहीं, बाहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इस बार माइक कमरे का दरवाजा लॉक नहीं करता और यह देखकर अन्ना हैरान रह जाती है। रात के सन्नाटे में वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है। दोनों तरफ के रैक खाने पीने की चीजों से भरे हुए थे। पूरा माहौल किसी अंतिम युद्ध के लिए बने किले जैसा लग रहा था। तभी एक कोने में उसे टोपी पहने एक आदमी दिखता है। वो अन्ना से कहता है, माइक जो कह रहा था वो सब सच है, तुम्हें बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों उसे किले के बाकी हिस्से दिखाते हैं, जहां वेंटिलेशन सिस्टम, पानी की व्यवस्था, यहां तक कि बोरियत मिटाने वाले एंटरटेनमेंट डिवाइस भी मौजूद थे। असल में माइक एक साइंस फिक्शन राइटर है और जब पार्टिकल कोलाइडर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था तभी उसने अंदाजा लगा लिया था कि एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है। मगर तब किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। माइक ने हार नहीं मानी और खुद के लिए इस एंड ऑफ वर्ल्ड शेल्टर को तैयार कर लिया। टोपी पहने जो आदमी था वो कोई और नहीं, वही कारीगर था जिसने माइक के कहने पर इस जगह को बनाया था। आज तक वो यही सोचकर हैरान होता है कि माइक की दूरदृष्टि वाकई गजब की थी। वो अन्ना से कहता है, तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते तो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर देते। मगर अन्ना अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन तभी आएगा जब वो खुद अपनी आंखों से बाहर की दुनिया देखेगी। माइक उसे रोकता नहीं बल्कि खुद उसे ले जाकर एक एक दरवाजा खोलते हुए किले की बाहरी दीवारों तक ले जाता है। खिड़की से झांककर अन्ना देखती है, सब कुछ आम जैसा लग रहा था। सिर्फ 2 मरे हुए जानवर जमीन पर पड़े थे। मगर इससे कैसे साबित होता कि हवा में जहर है। तभी उसकी नजर एक पिकअप ट्रक पर जाती है और उसे फिर से वो एक्सीडेंट वाली रात याद आने लगती है। वो वही गाड़ी थी जिससे अन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। अब उसे यकीन हो गया, माइक ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी थी और फिर उसका ये एलियन इनक्रेशन वाला पूरा ड्रामा भी शायद एक बड़ा झूठ था। अन्ना के दिल में एक बार फिर भाग निकलने की योजना बनने लगी। रात को जब तीनों साथ में खाना खा रहे थे, अन्ना ने ऐसा दिखाया जैसे वो अब हालात को स्वीकार कर चुकी है। वो टोपी वाले आदमी से ज्यादा बात करने लगी, पर तभी माइक अचानक भड़क उठता है और चिल्लाता है, मत भूलो, इस जगह का मालिक मैं हूं। अन्ना के मन में शक और भी गहरा हो जाता है, मगर वो मौका देखकर
चुपके से माइक की कमर से चाबी निकाल लेती है। जैसे ही वो फिर से अपनी जगह पर बैठती है, माइक समझ जाता है कि चाबी गायब है। अन्ना को पता था कि अब छिपाना बेकार है, सो वो शराब की बोतल उठाकर सीधे माइक के चेहरे पर दे मारती है। लेकिन यह किला किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। एक के बाद एक कई दरवाजे पार करने पड़े। अंत में जैसे ही वो आखिरी गेट खोलने वाली थी, सामने से एक औरत दौड़ती हुई आती है। अन्ना ठिठक जाती है। उस औरत के चेहरे पर घाव और सड़न थी, जो किसी तेज जहर या गैस की वजह से हुए लग रहे थे। वो डर के मारे गेट खोलने से रुक जाती है। माइक पीछे से चिल्लाता है, वो जहर की चपेट में आ चुकी है, दूर रहो। बाहर फंसी औरत दीवानों की तरह ग्लास पर सिर मारने लगती है। उसका बर्ताव बिल्कुल असली था, कोई भी इतना अभिनय नहीं कर सकता। अब जाकर अन्ना को यकीन हो गया कि माइक सच कह रहा था, बाहर की हवा वाकई जहरीली है। इस घटना के बाद माइक अन्ना से सब कुछ साफ साफ बता देता है। उसका कहना था कि उस रात जब एलियंस ने हमला किया, वो घबराकर शेल्टर की ओर लौट रहा था। उसी अफरा तफरी में उससे एक्सीडेंट हो गया था। फिर माइक अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी सारी फैमिली एलियंस के हाथों मारी जा चुकी है। उसकी बातें सुनकर अन्ना का दिल भी पिघल जाता है। वो खुद ही माइक के जख्मों की पट्टी करती है। इसके बाद के कुछ दिनों में अन्ना खुद को इस नए जीवन के लिए तैयार करने लगती है और तीनों के बीच थोड़ा अपनापन बनने लगता है। मगर एक दिन अचानक शेल्टर जोरों से हिलने लगता है। माइक समझ जाता है कि बाहर कोई एलियन मॉन्स्टर गुजर रहा होगा। वो इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं जो जहरीली हवा से किसी तरह बच गए हों। लेकिन तभी अलार्म लाइट्स में से एक बत्ती अचानक बंद हो जाती है। शायद इस झटके ने एयर फिल्टर सिस्टम को ही बंद कर दिया था। फिल्टर सिस्टम को तुरंत रीस्टार्ट करना जरूरी था, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए जो रास्ता था वो इतना तंग था कि सिर्फ अन्ना ही उसमें जा सकती थी। अन्ना को अब इस जगह की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी, सो वो बिना हिचकिचाए उस संकरी सुरंग में घुस गई। थोड़ी ही देर में वह मरम्मत कक्ष तक पहुंच गई और जैसे ही उसने एयर प्यूरिफायर को रीस्टार्ट किया, उसकी नजर एक शीशे पर गई जहां कोई नाखूनों से बचाओ लिख गया था। इससे साफ था कि इससे पहले भी कोई यहां से भागने की कोशिश कर चुका था। अन्ना ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं तो उसे एक खून से सना हुआ लॉकेट मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा माइक ने अपनी बेटी के गले में पहना बताया था। अब वो चुपके से ये सब टोपी वाले आदमी को बताती है। वो ये देखकर और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि तस्वीर में जो लड़की थी वो माइक की बेटी नहीं, बल्कि उसकी बहन की वो क्लासमेट थी जो सालों पहले गायब हो गई थी। अन्ना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि वो लड़की कभी माइक के कब्जे में थी और शायद अब जिंदा भी नहीं है। दोनों को माइक अब पूरी तरह एक साइको लगने लगता है और वो आपस में तय करते हैं कि अब और यहां नहीं रुका जा सकता। उन्हें किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा। बाहर की जहरीली हवा से बचने के लिए वो चुपचाप एक प्रोटेक्टिव सूट बनाना शुरू करते हैं। सामान तो काफी था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी ये सब माइक से छुपाकर करना। मगर कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। चतुर माइक को जल्द ही शक हो जाता है। वो दोनों को किचन में बुलाता है और उनके सामने एक स्टील का ड्रम खोलता है। वो बताता है कि इसमें ऐसा एसिड है जो किसी भी चीज को पल भर में घोल सकता है। फिर सीधे सवाल करता है, तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? अब टोपी वाला आदमी समझ जाता है कि बात छुपी नहीं रह सकती। वो साफ साफ कबूल कर लेता है कि भागने का आइडिया उसी का था। अन्ना ने अभी चैन की सांस ही ली थी कि माइक ने बिना एक पल गंवाए टोपी वाले को गोली मार दी और फिर ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा अन्ना को समझाने लगा कि अब जबकि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, उसे मानवीय वंशवृद्धि के बारे में सोचना होगा। इसलिए ही माइक ने अन्ना को जिंदा रखा। और तो और उसने अपने चेहरे की पूरी दाढ़ी भी साफ कर दी ताकि अन्ना को वो पसंद आ सके। लेकिन अन्ना को अब उससे घिन आने लगी थी। और फिर जब वो अपना तैयार किया गया प्रोटेक्टिव सूट पहन रही थी तो माइक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब अन्ना को कोई ढोंग नहीं करना था। वो साफ टकरा गई माइक से। वो भागती हुई बाथरूम में घुसी और झटके से वो एसिड से भरा ड्रम लात मारकर उलट दिया। माइक की दर्दनाक चीखें पूरे बंकर में गूंज उठीं। इसी मौके का फायदा उठाकर अन्ना तेजी से बाहर निकली, मगर उसे ध्यान नहीं रहा कि उस जहरीले तरल ने जमीन के नीचे की बिजली की तारों को जला डाला था। देखते ही देखते पूरे फर्श से आग भड़क उठी। वो जल्दी जल्दी अपने बनाए हुए प्रोटेक्टिव सूट को समेटती है कि तभी माइक, जिसकी आधा शरीर जलकर गल चुका था, रेंगता हुआ रास्ता रोकने आ पहुंचता है। लेकिन अन्ना के पास अब भी एक बैकअप प्लान था। वो बिना एक पल गंवाए मरम्मत वाली सुरंग में फिर से घुस जाती है। रास्ते में माइक बार बार हमला करने की कोशिश करता है, मगर अन्ना किसी तरह जान बचाते हुए आखिरकार मरम्मत कक्ष में पहुंच जाती है। उसे याद था कि पिछली बार उसने यहाँ एक आपातकालीन निकास देखा था। वो तुरंत अपनी जेब से पहले से तैयार किया गया शीत स्प्रे, क्रायो स्प्रे निकालती है और जमाने वाली ठंडी गैस से दरवाजे की लॉकिंग को जाम करके जोर से धक्का देती है। आखिरकार अन्ना उस दमघोंटू बंकर से बाहर निकल जाती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, माइक का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर भागती है, मगर तभी देखती है कि उसके सूट पर एक बड़ा सा चीरा लग चुका है। वो तुरंत टेप से उसे बंद करती है और जैसे ही ऊपर देखती है, उसे एक झुंड में उड़ती हुई सारसें, बड़े पक्षी दिखती हैं। अन्ना सन्न रह जाती है। अगर हवा वाकई जहरीली होती
तो ये पक्षी जिंदा कैसे होते? साफ था, बाहर की दुनिया अब भी जिंदा थी और माइक की सारी बातें झूठ थीं। वो खुद पर हंसने लगती है कि कैसे उसने एक पागल आदमी की बातों को सच मान लिया। मगर तभी आसमान में एक अजीब सा उड़न यंत्र दिखाई देता है। अन्ना झटपट कार के पीछे छुप जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें तो अंग भी हैं, हाथों जैसी आकृतियां। क्या ये वाकई किसी एलियन का गश्तियान है? अन्ना डर के मारे लकड़ी के केबिन में छुप जाती है, मगर तभी गलती से उससे कार का अलार्म ऑन हो जाता है। अन्ना का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाता है। वो केबिन के भीतर से बाहर झांकती है। धुंध के बीच कुछ चीजें कार की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। अब उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो चाहती है कि किसी तरह रात के अंधेरे में इस जगह से भाग निकले, मगर तभी वो आसमान में देखती है। वो उड़ता हुआ जीव अब जहरीली गैस छोड़ रहा है। वो झटपट फिर से प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती है और दूर से देखती है कि जैसे ही गैस आग से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। वो मुश्किल से जहरीली गैस से बचती है कि तभी पास की झाड़ियों से एक और एलियन क्रीचर उठ खड़ा होता है। अन्ना भागकर कार में घुसती है और दरवाजा लॉक कर देती है और अपनी आंखों से देखती है कि उस जीव ने अपने मुंह से गियर जैसे दांतों वाला जबड़ा बाहर निकाला। मगर तभी एक झटका लगता है और अगली ही पल अन्ना किसी और ही जगह पर खुद को पाती है। अन्ना अभी भी हैरान थी कि तभी उसे महसूस हुआ उसकी गाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। मालूम चला कि वहीं उड़ता हुआ जीव फिर से लौट आया था और अब वो पूरी गाड़ी को अन्ना समेत अपने पेट में निगलना चाहता था। अन्ना की नजर गाड़ी में रखी शराब की बोतलों पर पड़ी और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। जैसे ही गाड़ी उस जीव के मुंह के पास पहुंची, अन्ना ने बिना देर किए शराब में आग लगाकर उसे सीधे उस राक्षस के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही शराब की आग उस जहरीली गैस से मिली, भीतर ही भीतर एक जोरदार धमाका हुआ और अन्ना ने अकेले ही एक पूरे एलियन जहाज को उड़ा डाला। वो गहरी सांस लेती है और चुपचाप कार स्टार्ट करती है ताकि इस भुतहे जगह से हमेशा के लिए निकल सके। तभी रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, सावधान, सेना को आंशिक सफलता मिली है। हमने ह्यूस्टन में एक सुरक्षित शिविर बना लिया है। सभी बचे हुए लोग वहां पहुंचें और शरण लें। अन्ना कुछ सोचती है, फिर अचानक वो गाड़ी का रुख मोड़ देती है। गंतव्य ह्यूस्टन। मगर वो देख नहीं पाई कि उसी पल आसमान में एक बिजली चमकी और उसके पीछे एक और भी बड़ा एलियन जहाज ह्यूस्टन के ऊपर मंडरा रहा था। यहीं खत्म होती है कोलोफील्ड लेन 10 की पूरी कहानी। इस अंत को ओपन एंडिंग कहा जा सकता है क्योंकि जो रेडियो पर संदेश आया वो असल में खुद विरोधाभासी था। क्या पता वो भी एलियनों की कोई चाल हो जो इंसानों को इकट्ठा कर उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो माइक की चेतावनी पूरी तरह गलत भी नहीं थी। तो फिर माइक सही था या पागल, दोस्त या दुश्मन? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।